अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक नंबर 6 में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए उन सारे लेक्चर्स में हमने पढ़ा एजाइल की डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या थे, एजाइल प्रोजेक्ट के मॉडल्स क्या थे। अब हम करेंगे कि जब हमने एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। Okay, Agile project management is the principal responsibility of the software project manager is to manage the project so that the software is delivered on time and within the planned budget for the project. Actual duty क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं उनकी ड्यूटी ये होती है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर टाइमली डिलीवर करना है, कॉस्ट एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है और कस्टमर की जितनी भी नीड्स और डिमांड्स हैं उन सारी नीड्स और डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की वो प्लान ड्रिवन भी हो सकती है और वो एजाइल भी हो सकती है। प्लान ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं वो सारा प्लान बनाते हैं, उसने रिक्वायरमेंट के लिए भी दिन डिसाइड किया हुआ है कि हमें 1 वीक लगेगा रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, हमें 1 वीक लगेगा उस रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन में बनाने के लिए, डिज़ाइन के बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी 1 वीक लगेगा, टेस्टिंग में भी 1 वीक लगेगा। और उस 1 वीक में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या क्या टाइम होगा, किस डेट पे ये काम स्टार्ट होगा, हर एक चीज़ का आपने जो क्या किया होता है पहले से प्लान जो होता है वो डिसाइड किया होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कोई प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते, इसमें इंक्रीमेंट्स में डेवलप हो रही होती है। मल्टीपल 4-5 ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने हर एक ग्रुप में इंक्रीमेंट में एक छोटी सी एक्टिविटी, एक प्रोटोटाइप, एक प्रोडक्ट जो होता है वो बना के जो होता है कस्टमर को देना होता है। अब एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एजाइल प्रोग्रामिंग में आपके पास 2 फर्दर चीज़ें होती हैं, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मेथड और दूसरा क्या है, स्क्रम की प्रैक्टिसेस का मेथड है। अब स्क्रम क्या है, स्क्रम भी एक मेरे पास प्रोसेस मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए मैं सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकती हूँ। ये स्क्रम प्रोसेस मॉडल बिलोंग किसे करता है, ये हमारे एजाइल मेथोडोलॉजी से बिलोंग करता है। इसका बेसिक फोकस और पर्पस वही होता है जो मेरा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का होता है कि आपने डिफरेंट आइट्रेशंस में जो है सिस्टम जो है वो डेवलप करके देना है यूज़र को। स्क्रम में टोटल जो होती है वो 3 फेजेस होती हैं। जिस तरह मेरे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की 4 फेजेस थी जिसमें पेयर प्रोग्रामिंग थी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन थी और 2 टेस्टिंग ड्रिवन फेज थी और एक और फेज़ थी। इसी तरह स्क्रम के पास मेरे पास कौन सी फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। एक इनिशियल फेज़ होती है, एक प्रोजेक्ट की क्लोजर फेज़ होती है और उन दोनों के बीच में स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट साइकिल्स होती हैं। अब इनिशियल फेज़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो इनिशियल फेज़ होती है वो हमारी प्लानिंग फेज़ होती है जिसमें हम प्लान करते हैं, जहाँ पर आप कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना लेते हैं। इस प्लानिंग फेज़ में डिज़ाइनिंग कर लेते हैं आप इनिशियल फेज़ में। जैसे ही आपकी प्लानिंग हो जाती है, आपने एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया होता है, देन उसके बाद आपके पास सीरीज़ ऑफ स्प्रिंट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब स्प्रिंट साइकिल क्या होती है, एक ये डिफाइंड पीरियड होता है, टाइम होता है जिसमें आपने क्या करना होता है, आपका जो इंक्रीमेंट है, जो प्रोडक्ट का डिलीवरेबल है वो एक कंप्लीट करके देना होता है। फिर ईच साइकिल डेवलपमेंट इंक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम, और हर जो साइकिल स्प्रिंट साइकिल होता है वो क्या करता है, एक इंक्रीमेंट करता है। ये स्प्रिंट साइकिल में आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता क्या है। ओके, थर्ड फेज इज प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। इसमें आप क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो कंपोनेंट, जो इंक्रीमेंट आपने यहाँ पर बनाए होते हैं उन सारे आप इंक्रीमेंट को कंबाइन करते हैं, सारी यहाँ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको उठाते हैं, चेक करते हैं, मैप करते हैं इंक्रीमेंट्स के, इन इंक्रीमेंट्स को कंबाइन करके एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आप कंप्लीट करके दे देते हैं। और ये स्प्रिंट्स मीटिंग और ये जो आपके लेसन लर्न किया है आपने उस प्रोजेक्ट से, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, आपके साथ अच्छी टर्मिनोलॉजी से समझ आएगी कि ये क्या होती है। स्क्रम की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, क्या क्या टर्म जो है वो हम स्क्रम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट टीम, सेकेंड वन इज़ पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट और इंक्रीमेंट, प्रोडक्ट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट ओनर। इसके अलावा भी है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, डेवलपमेंट टीम हमारे पास जब भी हम स्क्रम पे काम कर रहे होते हैं, आप एजाइल की जो टीम बनती है वो अनलिमिटेड टीम है, आपकी मर्जी है। आप एक स्टूडेंट को बुकिंग के लिए काम करने के लिए दे दें, आप एक स्टूडेंट को जो फर्दर और किसी चीज़ के लिए काम दे दें, मगर जब भी आपने स्क्रम की टीम बनानी है उसमें 7 लोगों से ज़्यादा जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आपकी डेवलपमेंट टीम में सिर्फ 7 पर्सन ही इन्वॉल्व होने चाहिए, उन 7 पर्सन से ज़्यादा लोग आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। जितने ज़्यादा पीपल होंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी प्रोजेक्ट में फिर डिले आएगी, उतनी ज़्यादा उनकी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट हो जाएंगी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा।
डेवलपमेंट टीम आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए कि वो खुद ही अपने ग्रुप्स बना ले, वो इतनी कैपेबल हो कि वापस में एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर ले। जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स, माइंड ऑफ थॉट्स मिलते हैं, वो 7 लोग एक टीम बनाते हैं और आपके सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब, आपने इंक्रीमेंट्स के बाद जो भी डिलीवरेबल देना है कस्टमर को वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। The software increment that is delivered from a sprint, the idea is that this should be potentially shippable, which means that it is in a finished state and no further work such as the testing is needed to incorporate। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जब आपने एक इंक्रीमेंट काम करके दे देना यूज़र को, तो उस इंक्रीमेंट में वो पोटेंशियली शिपेबल हो, यानी कि वो कोई ना कोई इंक्रीमेंट जो है वो आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करे, कोई एक आपका पोर्टेबल या प्रोटोटाइप फॉर्म में आपके पास कोई आउटपुट जनरेट हो। हर इंक्रीमेंट कोई आउटपुट आपको जनरेट करके दे, और उस इनपुट के कंप्लीट होने के बाद, उस प्रोडक्ट के कंप्लीट होने के बाद उसमें फर्दर आपको कोई टेस्टिंग की ज़रूरत भी ना हो, उसमें कोई नई चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत ना हो, यानी कि हर एक इंक्रीमेंट कोई एक अचीवेबल आपको आउटपुट दे दे। ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग में आप क्या करते हैं? इसमें आप ना लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं। लॉग का क्या मतलब है? टू डू लिस्ट। आपके सबके टेबल, आपके सबके मोबाइल फ़ोन में टू डू लिस्ट बनी होगी कि आज हमने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। स्क्रम में हमेशा आप प्रोडक्ट की बैकलॉग बनाते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट करना है उसके लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टू डू आइटम्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, विच द स्क्रम टीम मस्ट टैकल, यानी कि इस 7 लोगों की टीम ने क्या क्या काम करने हैं, वो कहाँ पर सारे हमारे पास पड़े होते हैं, इस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर पड़े होते हैं। दिस में बी फीचर डेफिनेशन फॉर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यूज़र स्टोरी डिस्क्रिप्शन, सप्लीमेंट्री टास्क दैट आर नीडेड। अब वो टू डू लिस्ट क्या हो सकती है? टू डू लिस्ट ये भी हो सकती है कि आपकी सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र जो स्टोरीज़ हैं उन स्टोरीज़ में से आपने रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने टास्क में किस तरह कन्वर्ट करना है, आपको डिज़ाइन किस तरह अपडेट करना है, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये टू डू लिस्ट में आपके पड़े होंगे। लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट ओनर, लास्ट वन ही, इससे आगे भी टर्मिनोलॉजीज है नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर क्या बताया है, प्रोडक्ट ओनर जो भी प्रोडक्ट डिवेलप कर रहा है, जिसके लिए आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो कौन है? एन इंडिविजुअल और पॉसिबली अ स्मॉल ग्रुप। किसी एक पर्सन के लिए भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं और किसी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या पूरे ग्रुप के लिए भी आप वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। whose job is to identify the product features or the requirement, prioritize these for the development and constantly review the product backlog to ensure that the project continues to meet the critical business need. The product owner can be the customer but also might be the project manager in a software company or the stakeholder representative. अब प्रोडक्ट ओनर के बारे में वो ये बता रहा है, वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक वो कस्टमर हो सकता है जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाना है, आपका क्लाइंट। दूसरा जो स्क्रम टीम का मैनेजर होगा, जो पूरी 7 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा होगा, वो बंदा भी प्रोडक्ट का ओनर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझ के टीम से काम कराए कि ये मेरा प्रोडक्ट है। बेशक हमने क्लाइंट को देना है, मगर मेरी कंपनी का प्रोडक्ट जा रहा है तो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ये 7 लोगों की टीम से ऐसा काम कराना है जो क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट करें। और प्रोडक्ट ओनर क्या हो सकता है? एक छोटी सी कंपनी, फॉर एग्जांपल हम सीएस डिपार्टमेंट के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए, वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सीएस डिपार्टमेंट एक स्मॉल सा ग्रुप है और उस ग्रुप के लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया है। अब क्या बनाना है, उसका प्रोडक्ट ओनर का पर्पस क्या होता है कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती है। इन केस क्लाइंट है तो उसने बतानी है, और इन केस वो डेवलपर है तो उसने वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेनी है। फिर प्रायोरिटाइज करनी है कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर में, जो कि पहले इनिशियल वर्जन में हमें मिल जानी चाहिए। दैन उनकी प्रायोरिटाइजेशन देखते हैं, दैन उसका डिज़ाइन देखते हैं कि वो हमारी क्रिटिकल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ये जो स्क्रम का कीवर्ड है ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। स्क्रम हमारे पास क्या होता है? स्क्रम में हमारे पास डेली मीटिंग्स हो रही होती हैं। स्क्रम में हमारे पास डेली मीटिंग्स हो रही होती हैं। वो जो डेली मीटिंग्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर्स की नीड जो है वो फुलफ़िल करते हैं। डेली मीटिंग्स ऑफ द स्क्रम दैट द रिव्यूअर्स progress and prioritize work to be done that day. Ideally this should be a short face-to-face meeting that includes the whole team. अब स्क्रम एक्चुअली क्या है, मेरे पास डेली बेसिस पे जब भी हम स्क्रम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, स्क्रम मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेस मॉडल, तो स्क्रम मॉडल में हमारे पास डेली जो होती है मीटिंग्स हो रही होती हैं। किसकी मीटिंग हो रही होती है? हमारी स्क्रम टीम की मीटिंग हो रही होती है। ये जो स्क्रम टीम होती है ये डेली बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस रिव्यू कर रही होती है कि ये जो 7 लोगों की टीम है आज के दिन में इन्होंने कितना वर्क किया है।
वो डेली 5 से 10 मिनट की मीटिंग होती है जिसमें आप लोगों को पूरी टीम मेंबर को बुलाया जाता है। टीम मैनेजर जो है वो सारे 7 लोगों की टीम को बुलाता है और हर एक टीम मेंबर जो है वो वहाँ पर आके अपनी आउटपुट बताता है कि आज हमने ये किया है, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया और नेक्स्ट डे की हमारी ये एक्टिविटीज़ और हम ये परफॉर्म करेंगे। ये मीटिंग होती है और ये नॉर्मली डेली बेसिस पे होती है। 5 to 10 मिनट्स की मीटिंग होती है और इसमें होल स्क्रम की टीम इन्वॉल्व होती है। ओके, इसके बाद होता है हमारे पास स्क्रम में स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्क्रम प्रोसेस इज़ फॉलोड एंड गाइड द टीम इन द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द स्क्रम। स्क्रम मास्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, मैनेजर होता है, जिसको आप मैनेजर कह लें, जो कि मैनेजर 7 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है। वो इंश्योर करता है ये जो 7 लोग हैं ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और वो इन 7 लोगों को इनकरेज करता है कि ये जो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं हम ही इसको ओन करते हैं, ये हमारा ही प्रोडक्ट है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है। वो उनको इंश्योर करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चेकिंग के लिए कि आज के दिन हर टीम मेंबर ने जो असाइंड टास्क था वो किया है या नहीं किया। उसके बाद वो मीटिंग में चेक करता है। ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इंश्योरिंग दैट द स्क्रम टीम इज़ नॉट diverted by the outside interference. The Scrum developers are amended that the Scrum Master should not be the thought of a project manager. Other, however, may not always be find it easier to see the difference. स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ये बताए कि जो हमारी टीम काम करी है वो प्रॉपर स्क्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करे। कोई आउटसाइड से कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि उसकी ने किस तरह सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, हमारे पास स्प्रिंट्स होते हैं। स्प्रिंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डेवलपमेंट आइट्रेशंस होती हैं। यूजली 2 to 3 वीक्स का एक स्प्रिंट होता है जिसमें हमने एक जो इंक्रीमेंट है, एक आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट करके देनी होती है और उस 2 to 3 वीक्स के टास्क में जो आपने एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करके दिया है, यूज़र को, कस्टमर को उसकी रिक्वायर्ड नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के दिया है, उस 2 to 3 वीक्स के टास्क में आपकी डेली स्क्रम मीटिंग्स हो रही होती हैं और स्क्रम मास्टर जो है उन मीटिंग्स को हेड करा होता है। नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। ये क्या होती है, एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच प्रोडक्ट बैकलॉग एफर्ट दैट एन टीम कैन अकर इन द वन स्प्रिंट। अंडरस्टैंडिंग अ टीम वेलोसिटी हेल्प देम एस्टिमेट दैट व्हाट दे कैन कवर इन वन स्प्रिंट एंड मेजरिंग द इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं, टाइम पीरियड वेलोसिटी के नाम से बता रहा है, इसमें आप टाइम पीरियड चेक करते हैं कि जो स्प्रिंट ये जो एक स्प्रिंट सर्कल है, एक स्प्रिंट है, वो कितने देर में कंप्लीट होगा और किस वेलोसिटी से आपके जो स्क्रम के मेंबर्स हैं और स्क्रम मास्टर है उसने टीम को मैनेज किया है और कितनी जल्दी और किस टाइम पीरियड में डिफाइन में उसने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें कंप्लीट करके दिया है और उसी डिफाइंड टाइम पीरियड में उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो चेक की है। ओके बेटे, ये जो डायग्राम है ये मुझे क्या एक्सप्लेन करिए, मेरा स्प्रिंट साइकिल एक्सप्लेन करिए, किसका, स्क्रम का। मैंने आपको बताया स्प्रिंट साइकिल क्या है। स्प्रिंट साइकिल मेरे पास ये होता है 2 to 3 वीक्स का एक डिफाइंड टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपने कोई इंक्रीमेंट जो है वो कंप्लीट करके यूज़र को देना होता है जिसके अगेंस्ट कोई आउटपुट जनरेट हो रही होती है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्ट बैकलॉग से। आप कहाँ से देखते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग से देखते हैं कि हमने क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म करें। हमारी टू डू लिस्ट में आज क्या क्या है जो सारे काम हमने करने हैं। उस टू डू लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लेते हो कि वीक नंबर 1 के डे नंबर 1 पे हमने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप स्प्रिंट का प्लान करते हो। स्प्रिंट का प्लान करने का मतलब ये है कि उसकी एक मीटिंग रख लें 2 to 3 मिनट्स के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो आपको जज करते हैं और बता देते हैं कि आज के दिन में हर एक टीम मेंबर की ये ड्यूटी असाइन है और उसने ये काम कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट डे की अपडेट करनी है। इन दोनों से आप स्प्रिंट बैकलॉग मेंटेन करते हो। स्प्रिंट बैकलॉग में हर जो स्प्रिंट होता है यानी कि हमारी जो डेली बेसिस पे मीटिंग होती है उसका लॉग मेंटेन क्या होता है कि आज मीटिंग 15 मिनट की हुई थी, उस मीटिंग में ये बात हुई थी, उसमें हर एक एम्प्लॉय के टीम मेंबर को ये काम असाइन हुआ था। ओके, ये कौन मेंटेन कर रहा होता है, स्प्रिंट मेंटेन कर रहा होता है। जब आपने प्लान कर लिया स्प्रिंट तो डायरेक्ट आप स्प्रिंट पे चले जाते हो, मीटिंग गेट करते हो और उस स्प्रिंट को रिव्यू करते हो। रिव्यू कौन करता है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो रिव्यू कर लेता है कि आज के स्प्रिंट में सारे जो मीटिंग के एजेंडाज थे वो फुलफिल हुए हैं, सबको टास्क असाइन हुआ है या नहीं हुआ। अगर स्प्रिंट में मीटिंग हो गई है, आपने एक एक्टिविटी काम करना स्टार्ट कर दी है तो आप एक पोटेंशियली उस इंक्रीमेंट में एक शिपेबल सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हो। अगर आप देखते हो कि स्प्रिंट में किसी को सही ड्यूटीज असाइन नहीं हुई थी और वो जो ड्यूटीज़ असाइन हुई हैं उनके अगेंस्ट हम कोई शिपेबल प्रोजेक्ट नहीं दे सकते तो आप अपने स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद वापस रिव्यू वर्क में डाल देते हैं कि यार इस स्प्रिंट में इंक्रीमेंट 1 कंप्लीट नहीं हो रहा। आप क्या करें, अपने स्प्रिंट को रिव्यू करें, टीम मेंबर्स को दोबारा काम असाइन करें, उनको ज़्यादा काम दें ताकि एक स्प्रिंट में एक इंक्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए।
ओके, ये अब हमें स्प्रिंट साइकिल जो हमने पीछे डायग्राम पढ़ी हुई है उसके बारे में बताया हुआ है। स्प्रिंट साइकिल का टाइम लिमिट कितना होता है? नॉर्मली 2 to 4 वीक्स। यही मैंने आपको भी पिछली डायग्राम में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्लानिंग इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। स्प्रिंट साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारी टू डू लिस्ट में क्या क्या काम पड़े हैं और वो हमने किस किस तरह परफॉर्म करने हैं। द सिलेक्शन फेज इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोजेक्ट टीम हु वर्क विद द कस्टमर टू सेलेक्ट द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग टू डेवलप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। इस स्प्रिंट वाले साइकिल में, इस सिलेक्ट आइटम वाले साइकिल में क्या करते हैं, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग से देखते हैं डेवलपर के कस्टमर को क्या क्या चाहिए और हमने कौन कौन सी फंक्शनैलिटी उसको परफॉर्म करनी है इस स्प्रिंट सेलेक्टेड आइटम में, सिलेक्शन वाले पेज में। और वो आइटम को सिलेक्ट करके आपको क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करके देते हैं। ओके, स्प्रिंट साइकिल के बारे में क्या लिखा है? वन ऑफ दीज आर एग्रीड द टीम ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर। जब आप टू डू लिस्ट में से ये गेट कर लेते हैं कि हमने ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपने कस्टमर्स को फुलफिल करके देनी है, तो आप पूरी 7 लोगों की टीम जो है उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इस वे में कि हम 7 लोगों ने मिल के ये सॉफ्टवेयर का जो इंक्रीमेंट है वो डेवलप करके यूज़र को देना है। ड्यूरिंग दिस stage the team is isolated from the customer and the organization with all the communication channels through the so called scrum master। क्या कह रहा है? जब ये सारी टीम आपस में देख लेती है ये हमारी टू डू लिस्ट है, हमने इस वीक में इन 2 to 3 वीक्स में ये वाला इंक्रीमेंट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करके देना है, उन 2 to 3 वीक्स के लिए आपकी जो टीम है वो ऐसे हो जाती है जैसे वो हाइबरनेट है। वो क्लाइंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करती, वो टीम सिर्फ डेवलपमेंट करती है। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन मेरा कौन करता है? स्क्रम मास्टर करता है, जो कि उस टीम को हैंडल कर रहा होता है, जो कि उस टीम को मैनेज कर रहा होता है। वो एज एन इंटरफेस एक्ट करता है हमारे डेवलपर्स के बीच में और हमारे क्लाइंट के बीच में। स्क्रम मास्टर जो है वो क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करता है, उससे कोई भी जो चेंजेस लेनी होती है वो उनसे इंटरेक्ट करता है। और जो हमारी डेली मीटिंग्स करता है स्क्रम मास्टर, उस डेली मीटिंग में स्क्रम मीटिंग में जाके अपने स्क्रम के डेवलपर्स को बता देते कि ये चेंजेस हैं कस्टमर की, ये भी आपने इन 2 वीक्स वाले टास्क में इनकॉर्पोरेट करनी है। कल ये वाली चेंजेस जो हैं, कल वाले टास्क में ये वाली चेंजेस भी आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। ये होता है द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर इज़ टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट टीम फ्रॉम द एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन। क्यों स्क्रम मास्टर हम डेवलप करते हैं और बनाते हैं स्क्रम में? इससे हमने रखा होता है कि कस्टमर जो है वो अपनी क्लाइंट जो है वो जो डेवलपर्स को है वो अपनी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा बता देता है, उसकी जो रिक्वेस्ट हैं, डिमांड्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम स्क्रम मास्टर रखते हैं जो कि डेवलपमेंट टीम को अपने क्लाइंट या कस्टमर से बचाने के लिए अवेलेबल होता है। एट द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट द वर्क डन इज़ रिव्यूड एंड प्रेजेंटेड टू द स्टेक होल्डर। द नेक्स्ट स्प्रिंट साइकिल बिगन्स। जैसे ही स्प्रिंट एंड होता है, यानी 2 to 3 वीक्स वाला टाइम एंड हो जाता है, उस 2 to 3 वीक्स के टाइम के बाद आपने क्या किया होता है, एक डिलीवरेबल प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दिखाना होता है। वर्जन 1 जो है सॉफ्टवेयर का वो कस्टमर को हमने दिखाना है और उसके बाद आपका स्प्रिंट साइकिल जो है ये ख़त्म हो गया। ये डिलीवरेबल के बाद दूसरा स्प्रिंट साइकिल शुरू हो जाएगा, तो दोबारा 2 से 3 हफ्तों का होगा और उसमें आपने वर्जन 2 जो है वो क्रिएट करना है अपने सॉफ्टवेयर का। ये होती है सारी स्क्रम। अब स्क्रम में बेसिकली हम काम किस तरह कर रहे थे, जिस तरह हम अजाइल में एक टीम वर्क से काम कर रहे थे, सब लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और काम करते हैं, सेम ऐसा ही काम हम स्क्रम में करते हैं। क्योंकि स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अजाइल मेथोडोलॉजी को भी फॉलो करेंगे। इसका क्या मतलब कि इसमें भी टीम वर्क इन्वॉल्व है। द स्क्रम मास्टर इज़ अ फैसिलिटेटर। कौन होता है? फैसिलिटेटर होता है हमारे डेवलपर्स और कस्टमर के बीच में, हु अरेंज डेली मीटिंग्स, ट्रैक द बैकलॉग ऑफ द वर्क टू बी डन, records decision, measure progress against the backlog and communicates with the customer and management outside the team। क्या करता है स्क्रम मास्टर का? बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो डेली मीटिंग्स अरेंज करता है, प्रोडक्ट के बैकलॉग्स मेंटेन करता है, डिसीजन मेंटेन करता है, जो आपकी हर एक एम्प्लॉय की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको गेट करता है, बैकलॉग मेंटेन करता है और टीम की जो आउटसाइड कस्टमर से कम्युनिकेशन है उसको भी मैनेज करता है। द होल टीम अटेंड्स द शॉर्ट डेली मीटिंग। पूरी जो स्क्रम की टीम होती है वो डेली की, जो मैंने आपको बताया था 10 to 15 मिनट्स की जो मीटिंग होती है वो डेली बेसिस पे होती है। मीटिंग प्रोग्रेस चेक करने के लिए होती है कि हमारे प्रोडक्ट की प्रोग्रेस क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या प्रोग्रेस है, वो मीटिंग अटेंड करते हैं। फिर ऑल द टीम मेंबर शेयर इन्फॉर्मेशन। हर टीम मेंबर को चांस दिया जाता है और हर टीम मेंबर बताता है हमने ये काम किया और अगर हम ये काम इस तरीके से कर लेंगे नेक्स्ट स्प्रिंट में तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अपनी प्रोग्रेस बताता है हर एम्प्लॉय लास्ट मीटिंग से, यानी कि प्रीवियस डे की, और जो प्रॉब्लम उसको आज काम करते हुए फेस हुए हैं वो उन प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करता है। हर मेंबर जो है वो प्रोडक्ट को ओन करता है और सारी चीज़ें बताता है। दिस मीन्स दैट एवरीवन ऑन द टीम knows what is going on and if the problem arises can replan short team work and cope with them। इस
इससे फ़ायदा ये होता है जो हम डेली की मीटिंग कर लेते हैं, जिसने काम कर लिया है जिस टीम मेंबर ने, और आज की टीम मेंबर में से आप सब एम्प्लॉयज़ ने काम कर लिया तो वेल एंड गुड, हम नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे का काम असाइन कर देंगे और आप वो वाला काम करेंगे। इन केस जो आपको कल काम असाइन हुआ था, टीम मेंबर्स को कुछ इशू आया है, वो काम नहीं कर सके, उनको जो प्रॉब्लम्स अराइज हुए उन्होंने वो प्रॉब्लम हाईलाइट कर लिए, हमने उसका कोई सोल्यूशन फाइंड कर लिया, रीप्लान किया अपने काम को और देन कल से दोबारा नए टूल पे नए सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं स्क्रम को यूज़ करने के? द प्रोडक्ट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सेट ऑफ मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल चंक्स। हम क्या करते हैं, अपना एक जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो इंक्रीमेंट्स हमारे लिए मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना आसान होता है। सेकंड क्या होता है, अनस्टेबल रिक्वायरमेंट दैट डू नॉट होल्ड अप प्रोग्रेस। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, जो कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर कभी भी एक डिफाइंड रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता। रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होती हैं और वो अनस्टेबल होती हैं, और उन अनस्टेबल रिक्वायरमेंट को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप स्क्रम फॉलो करें, आप डेली मीटिंग्स करते हैं, उन डेली मीटिंग्स में आप डेली बेसिस पे जो है वो चेंजेस को हैंडल करके 2 to 3 वीक्स में एक इंक्रीमेंट कस्टमर को बना देते हैं। द होल टीम हैव विजिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली टीम कम्युनिकेशन इज़ इम्प्रूव। क्योंकि डेली 7 दिन की 7 लोगों की मीटिंग होती है 10 से 15 मिनट की, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को ओन करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर सी ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंट एंड गेट फीडबैक ऑन हाउ द प्रोडक्ट वर्क। आप पहले इंक्रीमेंट में प्रोडक्ट बना के स्प्रिंट में कस्टमर को देते हैं और वो फीडबैक लेता जाता है, आप उनसे फीडबैक लेते जाते हैं कि उसको पहले इंक्रीमेंट में क्या सही नहीं लगा, हम दूसरे रिलीज़ में उसको वो सारी चीज़ें भी कैटर करके दे देते हैं। Trust between customer and developers is established and a positive culture is created in which everyone accept the project to be stated. ट्रस्ट डेवलप करता है कौन? हमारा स्क्रम मैनेजर जो होता है वो हमारी डेवलपमेंट टीम के साथ और कस्टमर टीम के साथ जो है वो ट्रस्ट डेवलप करता है। जो कस्टमर होता है वो भी ऑन करता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, अल्लाह करे एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सीडेड हो, हमें एक रियल प्रोडक्ट मिले। और जो कस्टमर और डेवलपर होते हैं वो भी यही विश करते हैं कि इन 2 to 3 वीक्स के स्प्रिंट के बाद हम जो प्रोडक्ट डिलीवर करें वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो और कस्टमर उसको एक्सेप्ट करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्क्रम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब सारी चीज़ें हैंडल कराते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम हमारे पास किस तरह बनता है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें। अब ऐसा नहीं हो सकता अगर हम डेली मीटिंग नहीं कर सकते तो हम जो है वो स्क्रम पे काम नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम पे काम कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं पहले सारे अपने टीम मेंबर्स के लिए। कौन से टीम मेंबर्स होंगे? वो 7 लोग होंगे जो मिल के आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लेंगे। उसके बाद हम उनसे क्या करेंगे, अगर हम आज डेली बेसिस पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सके तो हम वीडियो कॉल कर लेंगे। किस तरह वीडियो कॉल कर लेंगे? हम जो प्रोडक्ट के ओनर हैं, हम डेवलपर्स हैं, और जो क्लाइंट है या जो हमारा स्क्रम मास्टर है, उन दोनों की आपस में मीटिंग करा देंगे और वो आज की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे कि यार क्या आज की मीटिंग में काम हुआ था और क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ये प्रोडक्ट मैनेजर से करा देंगे। नेक्स्ट क्या, स्क्रम मास्टर है जो कि आपकी टीम को मैनेज करे, शुड बी लोकेटेड विद द डेवलपमेंट टीम सो दैट ही और शी विल बी अवेयर ऑफ एनी प्रॉब्लम। मगर ये जो स्क्रम मास्टर है ये आपके साथ ऑनलाइन अटैच होगा डेवलपमेंट टीम के साथ। क्यों ये डेवलपमेंट टीम के साथ अटैच होगा? क्योंकि अगर डेवलपमेंट टीम को आज कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इनकी 5 से 10 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो सारे इश्यूज जो है वो हाईलाइट कर देगा स्क्रम डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को या प्रोडक्ट ओनर को, और फिर उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ओनर शुड विजिट द डेवलपर एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद दैम। इट इज़ एसेंशियल दैट दे हैव ट्रस्ट ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्क्रम की टीम है वो कहीं और बैठी हुई है और आपको जो डेवलपर है वो कहीं और बैठा हुआ है, आपका जो मैनेजर है स्क्रम मास्टर जो है वो किसी और जगह बैठा हुआ है, और जो आपका कस्टमर है क्लाइंट है वो आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसा फीजिबल है कि जो कस्टमर है वो क्लाइंट के साथ लिंक इस्टेब्लिश कर ले डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम में। नॉर्मल स्क्रम में कस्टमर कभी भी क्लाइंट के साथ लिंक नहीं बना सकता, उसके लिए हमारे पास बीच में स्क्रम मास्टर होता है। और जब डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम होता है उसमें ऐसा हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट का ओनर है वो डेवलपर को विजिट करे और अपनी नीड्स खुद बता दे कि ये हमें चाहिए, आप काइंडली इस तरह हमें ये नीड बता दें और अपना ट्रस्ट लेवल डेवलप कर ले और आप उनको वो सॉफ्टवेयर बना दें। क्योंकि आपको पता है कुछ कस्टमर जो है वो रिलेक्टेड होते हैं, वो कहते हैं हम डेवलपमेंट टीम देखेंगे, उनके स्किल्स देखेंगे, वो किस किस्म का डेवलप करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते, देन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स फॉर द इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है आपकी डेली बेसिस पे, आपकी 5 to 10 मिनट्स की इस तरह मीटिंग्स हो रही होती है, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स में वीडियो कॉलिंग में भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉलिंग में भी कर सकते हैं। ओके, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन सो दैट ऑल द टीम मेंबर्स कैन बी अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी टाइम। आपकी कम्युनिकेशन जो होती है, इंटीग्रेशन जो होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स को आप कम्युनिकेट करे होते हैं, इंटीग्रेट करे होते हैं आपस में, और उनको इंटीग्रेट करके एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट टाइम आप एक सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट करके दे रहे होते हैं कस्टमर को। ओके, स्केलिंग एजाइल मेथड्स। अब जो हमने 2 एजाइल मेथड पढ़ी है, जिसमें हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी पढ़ी है, एजाइल की प्लान ड्रिवन अप्रोच के अलावा एजाइल मेथडोलॉजी पढ़ी और हमने स्क्रम पढ़ी। इनको हम स्केल किस तरह कर सकते हैं? स्केल करने का मतलब ये कि आप या तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो, स्केल अप कर सकते हैं या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। ओके, अजाइल मेथड्स की स्केलिंग किस तरह होती है? अजाइल मेथड्स हैव प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट, दे कैन बी डेवलप्ड बाय अ स्मॉल कोलैबोरेटिव टीम। हमने ये पढ़ा था अजाइल जो है वो स्मॉल से मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉलो होता है, क्योंकि इसमें स्मॉल टीम्स होती हैं, वो स्मॉल स्प्रिंट्स में काम कर रहे होते हैं। मगर it is sometimes argued that the success of these models methods come because of the improved communication which is possible when everyone is working together। मगर एजाइल की जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, कस्टमर हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है, कम्युनिकेशन बेटर हो रही है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बन रहा है। Scaling up agile methodology involves changing these to the cope with the larger project, longer project where there are multiple development teams perhaps working in the different locations। ये कहना चाह रहा है कि हम एजाइल मेथड्स को स्केल अप किस तरह कर सकते हैं? हम एजाइल मेथड्स को ऐसे स्केल अप कर सकते हैं कि ये स्मॉल से मीडियम ऑर्गेनाइजेशन से हम मूव करके लार्ज टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाएं। जब हम स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशन से मूव करके इनका कॉन्सेप्ट लार्ज टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाते हैं, तो उस टाइम हमारे पास डेवलपमेंट टीम भी ज़्यादा हो जाते हैं, लोग भी मल्टीपल हो जाते हैं और सारी चीज़ें हमारे पास इंक्रीज़ भी हो जाती हैं। उनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? उनसे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो लोएस्ट लेवल पे हो रहा था, वो स्क्रम प्रैक्टिसेस को फॉलो करके एक बेटर सॉफ्टवेयर दे रहे थे, वही आप जो है वो लार्जर लेवल पे हो रहा है और आपको वही सारी फैसिलिटीज़ किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल रही हैं। Scaling up is concerned with using the agile methods for developing the large software system that cannot be developed by a small team। इसका क्या मतलब, जब आप स्केल अप कर रहे हैं तो आप वो जो एजाइल मेथडोलॉजीज़ हैं वो किसी लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यूज़ करें, जो कि एक स्मॉल टीम से नहीं मैनेज हो सकती। उसके लिए आपको जो टीम है वो भी लार्ज करनी पड़ेगी, उसमें मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। Scaling out is concerned with how agile methodologies can be introduced across a large organization with many years of the software experience। स्केलिंग आउट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मगर वो एजाइल को फॉलो नहीं कर रही थी, वो दूसरे जो मेथड्स हैं प्लान ड्रिवन अप्रोच उनको फॉलो कर रही थी। जब उन ऑर्गेनाइजेशन को आप एजाइल मेथडोलॉजीज़ की तरफ लेकर आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्केलिंग आउट कहते हैं, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को आप एजाइल मेथडोलॉजी की तरफ लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? व्हेन स्केलिंग द एजाइल मेथड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एजाइल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करते हैं, उसको एजाइल की तरफ लेकर आते हैं, तो आपने उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनको मस्ट फोकस करना है, जिसमें क्या है? आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट सिस्टम की रिलीज़ होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन होनी चाहिए, आपकी टेस्ट ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए और आपकी गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये 5 फीचर जो एजाइल में फॉलो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद एजाइल मेथड। अब हमने बहुत देर से पढ़ा, बहुत सारे लेक्चर्स में ये पढ़ा एजाइल का ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, मगर हर चीज़ का जहाँ पर फ़ायदा उसका कोई ना कोई नुकसान भी है। तो एजाइल मेथडोलॉजी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको क्या आता है? क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कस्टमर्स फेस करें? The informality of the agile development is incomplete with the legal approach to contract definition that is commonly used in the large companies। बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसने जब भी कोई प्रोडक्ट लेने, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के लिए केबल लेने, शेयर्स लेने, ये इस तरह परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमेशा टेंडर करते हैं। टेंडर क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमने सारी नीड्स और डिमांड जो होती हैं वो कस्टमर को लिख के भेजी होती हैं और नीड्स और डिमांड के अगेंस्ट आपको वो चीज़ जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है।
एक लीगल एग्रीमेंट साइन होता है कंपनीज के बीच में और फिर वो चीज़ जो होती है वो डिलीवर होती है। मगर एजाइल की ये इनफॉर्मेलिटी, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन, आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन में फोकस ही नहीं करें, आप सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है एजाइल का कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ है ही नहीं, आपने बस जुबानी कलामी काम किया और जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम ने कंप्लीट करके दे दिया यूज़र को। नेक्स्ट क्या, Agile methods are most appropriate for the new student development, new software development rather than the software maintenance. जब आपने सॉफ्टवेयर मेंटेन करना होता है तब आप एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करें तो ये बेटर अप्रोच नहीं है। आप प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी तब अप्लाई करें। आपने जब सॉफ्टवेयर नया डेवलप करना है जिसमें आपको जल्दी फ्रीक्वेंटली सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, तब आप क्या करें, एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करें। Yet the majority of the software cost in the large companies come from maintaining their existing software system. मैंने आपको शुरू से लेक्चर से यही समझाती आ रही हूँ कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमेशा आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट से ज़्यादा है। तो बहुत सारी कंपनीज जो लार्ज कंपनीज है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा है। Agile methods are designed for the small co-located teams, yet but the software development now involves the worldwide distribution team. एजाइल जो इनिशियली हमने डिज़ाइन किया था वो स्मॉल टीम्स के लिए डिज़ाइन किया था, जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, वो टीम काम करती थी और हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करती थी। मगर आजकल जो है जो वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एरा में मूव करता जा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, कहीं सेंट्रलाइज नहीं पड़ा, तो टीम भी जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड आती जा रही है। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज़ क्या हो जाता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कराते हैं। Most software contracts for the custom systems are based around a specification which set out what has to be implemented by the system developer for the system customer. हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन होता है वो दो पीपल्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक वो जो क्लाइंट होता है और एक वो जो आपका डेवलपर होता है, वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस पर एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिकेशन डिफाइंड चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे आपने ये सारी चीज़ें डिलीवर करके देनी है। However, the precludes intervening specification and the development as its norm. In agile development model, a contract that pays for the developer time rather than the functionality is required. However, this is seen as a high risk by many legal departments because what has to be delivered cannot be guaranteed. ये कहना चाह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में हमारे पास इश्यूज ये होते हैं, आपने एक रिटर्न एग्रीमेंट तो साइन करी, उस टाइम तो आपको लगता है हम ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं, आप वो साइन भी कर देते हैं और वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है। मगर जब आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं और आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, देन आपको जाके समझ आती है कि ये वाली रिक्वायरमेंट तो कस्टमर की फुलफिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि कस्टमर तो वो चीज़ है जिसने आपको रिक्वायरमेंट बिना सोचे समझे देनी है, उसने नहीं ये सोचना कि ये चीज़ डिवेलप भी हो सकती है या नहीं, उसको तो बस ये चीज़ चाहिए, उसे सिर्फ इसी पे फोकस रखना है। इसका नुकसान क्या होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि हम आपको ये फंक्शनैलिटी देंगे, ये सारी चीज़ें, जब आप डेवलपमेंट फेज इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं, देन जाके आप रियलाइज़ करते हैं कि ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नॉन फंक्शनल है, ये तो फुलफिल हो ही नहीं सकती कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तब आपके पास इश्यूज़ आने शुरू होते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़राब करते हैं, फिर आप एंड ऑफ द डे वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते, फिर आप पे केसेस होते हैं, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन सू करती हैं, इस तरह की केसेस बन जाते हैं। ये बहुत हाई रिस्क काम है जो कि लीगल डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं। ये इश्यूज़ आते हैं जब आप एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं और उसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स यूज़ करनी पड़ती है। एजाइल का ड्रॉबैक है अगर आप उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स यूज़ करके कोई काम करें। ओके, नेक्स्ट क्या है, एजाइल मेथड्स एंड दी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। एजाइल मेथड्स और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में मैंने भी आपको बताया जब भी आप मेंटेनेंस करें हो तो आप प्रेफर क्या करें कि आप एजाइल मेथोडोलॉजी ना यूज़ करें। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर देन दे डू ऑन द न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। So if an agile method are be able to be successful, they have to support the maintenance as well as the organizational development. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन यही बताना चाह रहे हैं कि अपना पैसा इतना ज़्यादा जो है वो मेंटेनेंस पे लगा लेती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये होता कि अगर वो उतना उससे कम पैसे में नया एक सॉफ्टवेयर बना लेती हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने वर्जन सिस्टम यूज़ करी हैं, पुराने उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो उनकी मेंटेनेंस पे इतना पैसा लगाए जा रहे हैं तो उनकी वियर आउट कॉस्ट ज़्यादा है उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट से। बेस्ट अप्रोच तो ये है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करके बनाया हुआ है तो आपको उसमें मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा कस्टमर की नीड फॉलो की होंगी और वो सारी जो चेंजेस हैं उनको भी कैटर करे होंगे, तो उनकी मेंटेनेंस आसान है। बजाय इसकी कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाएं और आप उसमें मेंटेनेंस पे पैसा लगाएं, बेटर है कि आप वही बजट एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट कराएँ। टू की इश्यूज़ होते हैं हमारे पास, वो क्या की इश्यूज़ आते हैं जब आपके पास जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है
Are systems that are developed using an agile approach maintainable, given the emphasis in the development process of the minimal formal documentation? Can agile method be used effectively for evolving system in response to the customer changes request? जो दो इश्यूज agile methodology में आ रहे हैं उसकी मेंटेनेंस टाइम के लिए, वो ये पूछना चाहता है कि जो कस्टमर की चेंजेस नीड है, क्या वो agile methodology अपनी कंप्लीट सॉफ्टवेयर को रट करने के बाद हमें वो मेंटेन करके देगी या नहीं मेंटेन करके देगी? और फर्स्ट वन ये है, क्योंकि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन इतनी मिनिमम होती है, आप हमेशा कोडिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। जब उससे कोई चीज़ डॉक्यूमेंट ही नहीं की तो एट द एंड ऑफ द डे सीईओ चेंज होगा कंपनी का, कोई नया बंदा है, वो कहाँ से पढ़ेगा कि क्या क्या मशीन की स्पेसिफिकेशन है और कैसे उसको मेंटेन करना है। ये दो इशूज़ हैं। प्रॉब्लम में राइज इफ द ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम कुड नॉट बी मेंटेन। ये प्रॉब्लम कब राइज होता है? जब आपकी एजाइल मेथोडोलॉजी वाली टीम जो होती है वो आपने प्रॉपर मेंटेन ना किया। अगर आपने अपनी एजाइल मेथोडोलॉजी वाली टीम प्रॉपर मेंटेन की है तो ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ चेंज हुआ या कुछ भी चेंज हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे चीज़ें वैसे ही हैंडल कर लेते हैं। एजाइल मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स क्या क्या थे? लैक ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये भी मैंने आपको इसी साइड में भी एक्सप्लेन किया कि आपके प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ही जब नहीं है, इसका क्या मतलब कि आपके लिए मेंटेनेंस एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। कीप कस्टमर्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। आपके कस्टमर आपके साथ डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत रेयर होता है कि क्लाइंट जो है वो अपना टाइम जो है वो आपको दे और कहे कि हम आपके साथ जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। मोस्टली क्लाइंट डेवलप ही तब कराता है जब उसके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप खुद डेवलप ना कर लेते। ओके, मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट टीम। और आपकी जो डेवलपमेंट टीम थी आप उसको मेंटेन करें कि हमेशा अगली दफ़ा जब भी हमारी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाना है या हमने बनवाना है तो हम उसी डेवलपमेंट टीम को जो है वो यूटिलाइज़ करें। ये तीन प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटेनेंस टाइम के। एजाइल डेवलपमेंट रिलाइज ऑन द डेवलपमेंट टीम वर्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ टू बी डन। For long time system this is a real problem as the original developers will not always work on the system. ओके, कुछ एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं वो एजाइल हमेशा क्या करता है, कस्टमर को अपने पास इन्वॉल्व करके रखता है। थ्रू आउट दी आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है एजाइल जो है वो कस्टमर को इन्वॉल्व रखता है अपने साथ। एम्बेरस चेंज। एजाइल जो है वो हमेशा चेंज को कैटर कर रहा होता है क्योंकि डिफरेंट इंक्रीमेंट में काम कर रहे हैं। डेली मीटिंग्स हो रही होती हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती हैं, नीड्स चेंज हो रही होती है, उन चेंज को प्रायोरिटाइज करके आपकी चेंजेस जो हैं वो उनको फुलफिल कर देते हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती है, आपको रैपिड आइट्रेशंस में वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 की फॉर्म में आपको डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिलीवरेबल हो होते हैं। मेंटेन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इसलिए मेंटेन करता है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये कोड को इतना सिंपल कर देता है कि हर एक यूज़र के लिए वो कोड समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। लास्ट वन ये फोकस पीपल पे कहता है, प्रोसेसेस पे नहीं करता। आपकी डेवलपमेंट टीम बहुत मैटर करती है, वो एनर्जेटिक होती है, वो सारे मिलकर काम करती है कि प्रोसेसेस पे फॉलो नहीं कर रहा होता कि हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर लें या इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर लें और मॉडल पे ही सारी ज़िंदगी बैठे रहें। नो, ये टीम पे फोकस करते हैं। ओके, अजाइल एंड प्लान बेस्ड फोकस। ये तो बहरा वही डायग्राम है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमें अजाइल मेथोडोलॉजी और प्लान ड्रिवन मेथोडोलॉजी के बारे में फैक्टर्स डिफरेंट बताए हुए हैं कि प्लान मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ होती है और अजाइल मेथोडोलॉजीज़ में क्या क्या चीज़ होती है। ये आप एक बारी बेटे स्लाइड गो थ्रू कर लीजिए कि ये वही डायग्राम है जो पहले हमने एक्सप्लेन की हुई है। ओके, सिस्टम इशूज़ क्या क्या आ जाते हैं, हमारे सिस्टम में क्या क्या इशू आ सकते हैं। हाउ लार्ज इज द सिस्टम बीइंग डेवलप। जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें वो कितना बड़ा है। अजाइल मेथोडोलॉजी और मोस्ट इफेक्टिव और रिलेटिवली स्मॉल एंड को रिलेटेड टीम हु कैन कम्युनिकेट इनफॉर्मली। अब बहुत बड़ा सिस्टम है उसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए और जब आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए तो आपको पता है उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स आ जाती है, उसमें कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल है। 3-4 लोग हैं तो आपस में किसी एक पॉइंट पे बातचीत करके चीज़ें सेटल कर लेंगे और प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप। एक तो सिस्टम कितना बड़ा होना चाहिए और किस किस्म का हमने सिस्टम डेवलप करना है। इसके लिए आपको बहुत सी एनालिसिस करनी पड़ती है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है उन रिक्वायरमेंट में, कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, कौन सी नहीं फुलफिल करनी है, किस एज ग्रुप के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट है, किस कंट्री के लिए, किस सिटी के लिए, किस सोसाइटी के लिए। हर चीज़ जो है वो आपको एनालाइज करनी पड़ती है कि आपने किस किस्म का सिस्टम बनाना है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड सिस्टम लाइफ टाइम। कितनी देर तक ये सिस्टम चलेगा। 2 साल इसकी लाइफ टाइम है, 4 साल लाइफ टाइम है, 6 साल लाइफ टाइम है। कोई एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम है जो कि इस सिस्टम का होगा।
इज़ दिस सिस्टम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रेगुलेशन, क्या ऐसी कोई रेगुलेशन बॉडीज़ हैं जो कि हमारे सिस्टम को जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, कोई डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी, उनके अगेंस्ट ही हमने वो सिस्टम बनाना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल आपकी शुगर कंट्रोल मॉनिटरिंग मशीन है जो आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है, आपकी हार्ट मॉनिटरिंग मशीन है जो आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है, उनकी बैटरी टाइमिंग होती है, वो किस लिए होती हैं, वो एक स्पेसिफिक रूल्स एक्सटर्नल रेगुलेशन फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर शुगर इस लेवल से ऊपर जाए तो मशीन बीप करनी शुरू कर दे और आपने कुछ मीठा खा लेना है, आपने कुछ मीठा छोड़ देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल एक्सटर्नल मेडिकल रेगुलराइजेशन के अगेंस्ट डेवलप होती हैं, जिसमें आप सारी मेंटेनेंस करके सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। ओके, व्हाट इज़ पीपल्स एंड टीम, हाउ गुड आर द डिज़ाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स इन द डेवलपमेंट टीम। बहुत मैटर करता है क्योंकि एजाइल में हम पीपल्स पे फोकस कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमने जो टीम बनाई है उसमें डेवलपर्स कितने अच्छे हैं और डिज़ाइनर्स कितने अच्छे हैं। It is sometimes argued that the agile method requires the higher skill level than the plan-based approach in which the programmer simply translate a detailed design into the code। ये एक बात सही है, आप डिज़ाइन को देखते हैं कोड में करते हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, मगर agile डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस ही नहीं करी। आपके जो डेवलपर्स हैं वो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि agile टीम में काम करते हैं। हाउ इज़ द डेवलपमेंट टीम ऑर्गेनाइज, किस तरह हमने अपनी डेवलपमेंट टीम ऑर्गेनाइज करनी है। ऑब्वियसली हमने डिफरेंट स्क्रम मीटिंग करनी है, उनके कोई रैंक्स रखे हों उसकी बेस पे उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे असाइन करना है, उनकी स्किल्स की बेस पे उनको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह करना है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। बट सपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल, कौन सी IDEs, कौन से हमारे पास टूल्स, कौन से विजुअलाइजेशन टूल्स, कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके एजाइल मेथोडोलॉजी में। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, वो रिलेक्टेंट है, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे नहीं जाना चाहती, तो वो फिर कोई भी मॉडल फॉलो नहीं करी, वो कहती है कि हम नहीं टेक्नोलॉजी रिलेक्टेड हैं, हम नहीं ये चीज़ें न्यू बिल्ड करना चाहते, वो CMMI कैपेबिलिटी मेच्योरिटी किसी लेवल पर आती ही नहीं है। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कल्चर ऑफ द प्लान ड्रिवन अप्रोच। जितनी भी इंजीनियरिंग पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है सबकी सब क्या करिए, प्लान ड्रिवन फॉलो करो। उन्होंने पहले प्लान किया, आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखें, हमारी यूनिवर्सिटी खुद प्लान ड्रिवन अप्रोच फॉलो करिए। इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस टू डेवलप द डिटेल सिस्टम स्पेसिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल की स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है कि उसने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट डिटेल लेनी ही है, और ये एक बहुत बेस्ट अप्रोच है। अगर आप ये नहीं लेते तो आप सिस्टम अच्छा नहीं बना सकते। विल कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स बी अवेलेबल टू प्रोवाइड फीडबैक टू दी सिस्टम इंक्रीमेंट, क्या आपके रन टाइम पे क्लाइंट अवेलेबल होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अवेलेबल होंगे, क्लाइंट आएंगे और वो हमें रिव्यूज़ देंगे प्रोडक्ट के बाद कि क्या ये रिव्यू सही है या नहीं। कैन इनफॉर्मल एजाइल डेवलपमेंट फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ही प्लान ड्रिवन है तो क्या वो एजाइल वाले लोगों को काम करने देगी, वैसे वो एक्सेप्ट करेगी कि यहाँ पर अच्छा काम हो जाए, या यहाँ पर ये एजाइल मेथोडोलॉजी वाले लोग जो है वो आके काम करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग अबव होगी, या जो हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो वो डिलीवर कर सकते हैं। ओके, लार्ज सिस्टम के लिए एजाइल मेथोडोलॉजी क्या करती है। लार्ज सिस्टम जो है वो यूजली कलेक्शन ऑफ अ सेपरेट कम्युनिकेटिंग सिस्टम with the separate team develops for each system. Frequently these team are working in different places, sometime in different time zone। मैंने यही कहा डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम का मतलब ही ये, जब आपने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो आपकी टीम भी बड़ी है, उस टीम ने कम्युनिकेशन भी करनी है, वो टीम एक ही ब्रांच में भी हो सकती है और वो टीम मल्टीपल ब्रांचेज में भी हो सकती है। लार्ज सिस्टम्स आर ब्राउन फील्ड सिस्टम्स। इसका सेकंड नेम क्या है लार्ज सिस्टम का, इनको हम क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। That is they include and interact with a number of existing systems. Many of the system requirements are concerned with this interaction and so don't really let themselves be flexible and incremental development. हमेशा लार्ज सिस्टम जो है उनको बिल्ड करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्मॉल सिस्टम्स हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से आप इंटरेक्ट करके चीज़ें रीयूज़ करते हैं, रिफैक्टर करते हैं और एक न्यू सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं। Where several systems are integrated to create a system, a significant factor of development is concerned with the system configuration। क्योंकि हम इंक्रीमेंट्स में काम करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में काम करते हैं, तो एजाइल के एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सॉफ्टवेयर कंबाइन करना है तो आपने उन डिफरेंट कंपोनेंट को कन्फिगर करना है, जो कि एक टफ जॉब है। क्योंकि एक बंदे ने सिस्टम, आप सबको मैं कोई असाइनमेंट दूँ डेटाबेस बनाने की और आप सबको कहूँगी एंड पे आपने मुझे एक कंप्लीट क्लास मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट देना है और आप सबकी क्लास में मैंने वो टास्क डिफाइन किया हो, तो उस सबको कंबाइन करना एंड पे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि मैं हर एक बच्चे के वर्ड से डाटा उठाऊँगी और वो कंबाइन करके अपने डेटाबेस में रखूँगी। यही आपके एजाइल के लार्ज सिस्टम में होता है। आपने जब डिफरेंट कंपोनेंट को कन्फिगर करके कोई लार्ज सिस्टम बनाना है तो आपके लिए एक टफ जॉब है।
ओके, लार्ज सिस्टम की डेवलपमेंट होती कैसे है, ये भी पिछली स्लाइड को हम कंटिन्यू कर लें। लार्ज सिस्टम एंड देयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस आर ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन लिमिटिंग द वे दैट दे कैन बी डेवलप। हमेशा लार्ज सिस्टम के लिए आपके पास एक्सटर्नल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो भी लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट ब्रांचेस से लोग हैं, उनको कनेक्ट करके कोई चीज़ बनानी है, तो वो कोई एक्सटर्नल रूल्स और रेगुलेशन की कॉन्स्टेंट्स उस पर लगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कराची में और दूसरी जो लाहौर वाली ब्रांच, अब कराची वाली ब्रांच बहुत प्राइवेसी कंसर्न है और वो कंस्ट्रेंट है कि हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही भेजेंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज़ हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। उनकी अपनी कंस्ट्रेंट्स को रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन है जो आपको मस्ट फुलफिल करना ही है। लार्ज सिस्टम हैव अ लॉन्ग प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट टाइम। ऑब्वियसली उनका डेवलपमेंट टाइम बड़ा होगा क्योंकि आपने सिस्टम जो है वो बड़ा डेवलप करना है। It is difficult to maintain coherent team who know about the system over that period. Inevitably people move on other jobs to the project. और जब आप लार्ज सिस्टम बनाते हैं उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, टीम भी ज़्यादा चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन्होंने वहाँ पर जाके काम शुरू कर दिया। लार्ज सिस्टम यूजली हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ स्टेक होल्डर, इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल टू इन्वॉल्व। और जब आपके ऑब्वियसली जब आप लार्ज लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके स्टेक होल्डर भी मल्टीपल होंगे। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस है, ये एक बहुत लार्ज सिस्टम है जिसने क्या किया है, पूरी वर्ल्ड की जो भी इंडस्ट्री है सबको कैप्चर किया। उसमें स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, टीचर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो आपके बिजनेसमैन हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो आपके नॉर्मल वर्किंग ऑफिस असिस्टेंट है वो भी स्टेक होल्डर है। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है आप लार्ज सिस्टम के हर स्टेक होल्डर को अपनी डेवलपमेंट टीम में ऐड करें, उनके रिव्यूज़ करें और उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंजेस करें। ये बहुत एक टफ जॉब है। ओके, लार्ज सिस्टम में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिस्टम ऑफ सिस्टम, आप मल्टीपल सिस्टम्स को कंबाइन करके एक लार्ज सिस्टम क्रिएट करते हैं। ब्लूमफील्ड डेवलपमेंट होती है, ये भी मैं लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डाइवर्स आपके पास स्टेक होल्डर होते हैं, अभी ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग एक ही सिस्टम से इंटरेक्ट करें। प्रोलॉन्ग प्रोक्योरमेंट होती है, डेवलपमेंट टाइम बहुत लंबा होता है। सिस्टम कन्फिगर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट को लगाना, इकट्ठा करना, कंबाइन करना, जोड़ना, फिर एक सिस्टम बना के देना एक टफ जॉब। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कंस्ट्रेंट है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो थ्रू फिजिकली एक्टिविटी काम करेगा, वो आपके पास आएगा और वो फिर आके आपको दिखाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, आपका सेटअप देखेगा, मैनेज होगा, उसमें फिर काम करेगा। हम ऑनलाइन ऐसे काम नहीं करा सकते, उनकी अपनी कोई ना कोई रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स है। ओके, स्केलिंग अप टू अ लार्ज सिस्टम, ये अभी लास्ट स्लाइड में हम कवर कर चुके हैं, वही बात दोबारा एक्सप्लेन की हुई है। अ कंप्लीट इंक्रीमेंटल अप्रोच टू रिक्वायर इंजीनियरिंग इज इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है आप ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करें। देयर कैन नॉट बी अ सिंगल प्रोडक्ट ओनर और अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। मल्टीपल ज़ाहिर है ऑब्वियसली प्रोडक्ट आ जाए तो इसका क्या मतलब कि आपके पास ओनर जो प्रोडक्ट्स हो, जो भी डेवलप करें वो चीज़ें, वो हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, सिंगल प्रोडक्ट ओनर नहीं है। लार्ज सिस्टम की डेवलपमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोकस ओनली ऑन द कोड ऑफ द सिस्टम। जब आपने लार्ज सिस्टम बनाना है तो आपका फोकस सिर्फ कोड पे नहीं रह सकता, फिर आपका फोकस तो स्टेक होल्डर्स पे भी रहता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी रहता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के माहौल पे भी रहता है, हर चीज़ जो है वो उसमें कंसर्न कर रही होती है। क्रॉस टीम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म हैज़ टू बी डिज़ाइन एंड यूज़। क्रॉस टीम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इसलिए बनता है क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आपको मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ती है और उन टीम्स के आपस में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। और यूजली ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टीम्स की जो है वो लड़ाई हो जाती है या ग्रजेस हो जाते हैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। Continuous integration is particularly impossible, however it is essential to maintain a frequent system build rather than the system releases at a regular time. ओके बेटे, ये लेक्चर ख़त्म हो गया स्टम का। ये हमारा वीक नंबर 6 का लेक्चर है और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम ऑनलाइन और फिजिकल क्लास में एंटर कर लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों की क्लास को एक स्क्रम की असाइनमेंट दूंगी और वो आपने असाइनमेंट जो है वो फुलफिल करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी वो असाइनमेंट आप लोगों ने, और मुझे आप पूरी स्क्रम की बना के देंगे टीम और उस पर काम करके देंगे, दैन आपको समझ आएगी कि ये स्क्रम मॉडल कर क्या रहा है।